हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का स्टेटमेंट को पढ़े थे और प्रॉपर्ली समझे थे। पहले तो थोड़ा बहुत आप लोगों से इंटरेक्ट हो लें। अक्षत राज, अमन कुमार, आरती सुमन, अंकित, आयुष कुमार, सुधांशु कुमार, अविनाश कुमार, हिमांशु कुमार, ऋतिक रोशन, चंद्रशेखर कुमार, देवांशु नंदन, रोशन वर्मा, अमरजीत यादव, प्रिंसी, अंकित कुमार झा, सौरभ वर्मा, दिव्यांशु रंजन, यशस्वी अभिनव, नीलेश रंजन। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब जो है हम लोग आगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किए थे उसी में आगे बढ़ते हैं। आप लोग शायद फर्स्ट क्लास को रिवाइज भी कर लिए होंगे और जो लोग डायरेक्ट लाइव क्लास किए होंगे उनको तो याद भी हो गया होगा, है ना। हालांकि हम लोग जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ रहे थे तो उसी समय नेट का प्रॉब्लम हो गया था, जिससे कि हम लोगों का लिंक ब्रेक कर गया था और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो गया था, तो शायद कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हुआ हो, तो खैर मैं उस पर भी बात करता हूँ। हाँ, आप लोगों को बताएं, जो भी स्टूडेंट अभी जस्ट कनेक्ट हुए हैं, मतलब आज ही वो हम लोगों के लाइव क्लास में कनेक्ट हुए हैं और पहले का क्लास किसी कारण से उनका छूट गया है, तो आप कम से कम एक काम जरूर कीजिएगा कि इसके ठीक पहले जो क्लास लिए हैं ना, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो फर्स्ट क्लास लिए हैं उसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब उम्मीद है आप सब जो हैं कनेक्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जो है फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब उस तरह से लिखेंगे नहीं, केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और उसमें सिखाया गया था कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम हो, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए अगर बी पर एफ फोर्स लगाएगा आगे की ओर, तो बी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा पीछे की ओर। यानी कि अगर एक्शन हुआ बी पर तो रिएक्शन होगा ए पर। लेकिन याद रखना, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे होता है, सेम बॉडी पे नहीं होता है। इसलिए कोई पूछे कि एक्शन और रिएक्शन मिलके जीरो ना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि अगर सिंगल बॉडी का बात करेंगे तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस पर तो केवल एक्शन हुआ, तो इस पर फोर्स केवल आगे लगा, इस पर पीछे कहाँ लगा? पीछे तो इस पर ना लगा। तो कोई पूछेगा इसका नेट फोर्स जीरो हो गया क्या? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ना इसका नेट फोर्स जीरो हुआ ना इसका नेट फोर्स जीरो हुआ। हाँ, दोनों को कंबाइंड वे में अगर हम एक सिस्टम मान लें तब बोलेंगे कि अगर दोनों मिलके एक सिस्टम है तो नेट फोर्स जीरो हुआ। जैसे मान लो हम अपने ही से अपने आप को ढकेलें, है ना, अपने से अपने बॉडी को ढकेल रहे हैं कि चलो भाई ढकेल के चलते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि हम ढकेल करके चले जाएं? तब तो कोई बढ़िया रहता, किसी को भी चलने का मन नहीं हो, अपना बॉडी ऐसे ढकेलता चल देता है। कभी देखे हो ऐसा कि बस में बैठा हुआ आदमी है और ड्राइवर कहा कि थोड़ा धक्का लगाइए आप लोग, तो सब कोई अपना बैठा और पैर से अगला सीट को ढकेलने लगा और बस चलने लगा? ऐसा देखे हो कभी? तो प्रैक्टिकली जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है?
अगर ऐसा हो जाता, ठीक ना, अगर ऐसा हो जाता तब तो कोई बात ही नहीं था, तब तो डीजल पेट्रोल की क्या ज़रूरत था, सब कोई बस में बैठ जाता और बस सब कोई अपना पैर से ढकेलता और बस चलने लगता। ऐसा क्यों नहीं होता? तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जिस बस में आप बैठे होते हैं अपने पैर से अगला सीट को आप पुश कर रहे होते हैं और पीठ से पिछला सीट को पुश कर रहे होते हैं। तो अच्छा रहने दो। तो बोलेंगे क्या कि अगले सीट को हम पैर से पुश कर रहे हैं, अब पिछले सीट को हम पीठ से पुश कर रहे हैं, और दोनों तो बस का ही ना हिस्सा है। तो सोचो, एक ही बस में तुम आगे भी फोर्स लगा रहे हो और पीछे भी फोर्स लगा रहे हो, तो क्या बस पे तो नेट फोर्स जीरो ही ना हो गया? इसीलिए बस को धक्का देने के लिए नीचे ना उतरना पड़ता है। बोलो, कभी भी ऐसा देखे हो कि बस में बैठी के लोग धक्का लगा रहे हैं? नहीं। तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि अगर ए और बी एक सिस्टम में है तो उस केस में पूरे सिस्टम वाइज बात करें तो नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन सिंगल बॉडी का बात करें तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए जो बी पर फोर्स लगाया वो फोर्स आगे की ओर है और बी जो ए पर फोर्स लगाया वो फोर्स पीछे की ओर है। दोनों सेम बॉडी पे नहीं लग रहा है, दो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, तो नेट फोर्स कैसे जीरो हो जाएगा? हाँ, अगर एक ही बॉडी पे जैसे ही पेन है और आगे 10 न्यूटन लगे और पीछे 10 न्यूटन लगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो पिछले क्लास में एक क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछे थे कि देखो जी, एक आदमी है जो एक अपने घर में अलमीरा को ढकेलते हुए ले जा रहा है, तो ये आदमी अलमीरा पर जितना फोर्स लगाया आगे, अलमीरा उतना ही इस आदमी पर फोर्स लगाया पीछे, तब बतलाओ नेट फोर्स तो जीरो हो गया, तो अलमीरा चलता कैसे है? तो बोलेंगे नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। समझे ना, नेट फोर्स तब ना जीरो होता जब अलमीरा पे जितना आगे लगता और अलमीरा पे ही उतना पीछे लगता। पीछे तो आदमी पे लगा है, इसलिए अलमीरा पर नेट फोर्स जीरो कहाँ हुआ? इसलिए अलमीरा अपना आगे जाएगा। कोई पूछेगा आदमी का क्या होगा? बोलेंगे देखो भाई, आदमी पर अगर केवल यही फोर्स लगता तब तो आदमी टकरा के पीछे जाता, लेकिन जरूर कोई फोर्स और भी लग रहा है। और क्वेश्चन में तो हालांकि वो पूछा भी नहीं गया था, आदमी अपने पैर से जमीन को पीछे ढकेल रहा है ना, तो जमीन उसको आगे फोर्स लगा रहा है, जो आगे जाके पढ़ोगे फ्रिक्शन फोर्स होता है। लेकिन वो सब बात नहीं, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको टू द पॉइंट समझना है। अलमीरा आगे क्यों जा रहा है? तो कुछ लोग पिछले दिन बोल रहा था इसलिए जा रहा है क्योंकि आदमी का वजन ज़्यादा अलमीरा के कम है। बिल्कुल नहीं, याद रखना, तुम चाहो तो एक बड़ा सा बिल्डिंग को भी ढकेल सकते हो, बशर्ते कोई बिल्डिंग स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, जैसे अगर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो, ठीक ना। ये अलमीरा कितना भी ज़्यादा वजन का हो, ढकेलोगे तो जाना पड़ेगा ही उसको, क्योंकि तुम्हारा फोर्स तो आगे ही लग रहा है, पीछे जो रिएक्शन हो रहा है वो तो दूसरे पे हो रहा है। इसीलिए ये याद रखना कि एक्शन रिएक्शन चूंकि दो अलग अलग बॉडी पे होता है, तो उसका इफेक्ट सिंगल बॉडी पे, दोनों एक्शन और रिएक्शन दोनों का इफेक्ट सिंगल बॉडी पे नहीं ना होगा। इसलिए इस पर या तो एक्शन का इफेक्ट होगा तो इस पर रिएक्शन, अगर इस पर एक्शन हुआ तो इस पर रिएक्शन। ठीक है। दूसरी बात, कोई पूछे पहले एक्शन होता है कि पहले रिएक्शन होता है? बोल। तो सुनने में जरूर लगता है कि अरे भाई एक्शन होगा तब ना रिएक्शन होगा, लेकिन हकीकत ये है कि एक्शन और रिएक्शन सब जो है, दोनों जो है एक ही साथ एग्जिस्ट है। जैसे ही एक्शन हुआ, अब देखो हम अपने हाथ से इस हाथ पर फोर्स लगाए, जैसे ही फोर्स लगाए वो रिएक्शन सेम टाइम में हो गया। ये नहीं होता है कि एक्शन आज हुआ रिएक्शन कल होगा, एक्शन अभी हुआ 1 मिनट बाद रिएक्शन होगा, नहीं। एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक ना। इसको नोट में लिख लेना, एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली।
दोनों एक साथ जो है होता है, एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक तो समझे। चलो देखो, कुछ कुछ स्टूडेंट जो है ना वो अभी बात कर रहे हैं कि किस फ्रेम में वैलिड होता है, नहीं वैलिड होता है। देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे सीडो फोर्स, वहाँ पर वो सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे जानना ये सब हम लोग इनर्शियल फ्रेम के लिए बात करते हैं। न्यूटन्स का जो दिया गया लॉ है ना वो इनर्शियल फ्रेम के लिए होता है। और याद करो इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते थे? ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड नहीं हो। तो अभी वो उधर कंफ्यूज मत हो, उधर डेविएट भी होना नहीं, सीधे सीधे बात करना है ना। हम लोग समझेंगे उस सब बात को, सारी बातों को समझेंगे। चलो जी अब देखो, कभी कभी ऐसा लगता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है ना पढ़ने पढ़ाने की बात है, ये सही मायने में होता उता कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज़ सोचो तो, थोड़ा इमेजिन करो, कल्पना करो। चलो उधर से देखो, एक मक्खी उड़ते हुए आ रही है ना, आ रही है। और इधर से एक हाथी दौड़ते हुए जा रहा है और दोनों टकरा गया, क्या होगा? कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा ये बतलाओ, ठीक ना। हाथी भी एक दौड़ते हुए आ रहा है और एक मक्खी उड़ते हुए आ रही है, टक्कर हो गई। कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा? हाथी ज्यादा फोर्स लगाएगा मक्खी पे कि मक्खी ज्यादा फोर्स लगाएगा हाथी पे? बोलो किसका फोर्स ज्यादा होगा? तो जाहिर है, सुनने में तो लगता है हाथी इतना विशाल, मक्खी का क्या औकात है ना, आया एकदम धड़ाम से हुआ, मक्खी तो गया। अब ध्यान से सुनना, बोलेंगे दोनों इक्वल फोर्स लगाएगा। हाथी मक्खी पर अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मक्खी भी हाथी पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो कोई कहेगा लेकिन मक्खी तो मर गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या ये है कि मक्खी मर जाए तो हाथी को मरना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। न्यूटन्स थर्ड लॉ मरने जीने का लॉ नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि हाथी मक्खी पे अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मक्खी भी हाथी पर 2 ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ये अलग बात है कि वो 2 न्यूटन का फोर्स मक्खी के लिए काफ़ी था, वो ढेर हो गया, हाथी को पता भी नहीं चला कि हमसे कुछ टकराया, लेकिन इक्वल फोर्स लगा है, ठीक ना। हमेशा याद रखना कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो फोर्स से रिलेटेड है, वो बाकी इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब चलो, तुमको कोई कहेगा कि अच्छा ठीक है ये तो बात आप बोल रहे हो सही है, लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी को एक थप्पड़ लगाए, ठीक है, एक थप्पड़ हम लगाए, तो ये बताइए उसको तो ज़्यादा चोट लगता है और मारने वाला को तो कम चोट लगता है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ फेल कर गया। तो ध्यान से सुनो, तुम अगर किसी को थप्पड़ लगाए तो तुम्हारे हाथ के द्वारा उसके गाल पे जितना फोर्स लगा उतना ही फोर्स तुम्हारा गाल उसके हाथ पे लगाया। तो कहोगे कैसे लगाया? वो तो हमको तो भाई ज़्यादा चोट लगा है, अब मारने वाला को तो चोट पता भी नहीं चला। देखो एक बात बता रहे हैं, अगर मान लो यही मैटर जज के पास जाए और जज अगर फिजिक्स का नॉलेज रखता हो और उसको कहा जाए कि फोर्स के आधार पर डिसीजन देना है, तो वो कहेगा कि ये भाई इन्होंने फोर्स के आधार पे कोई अपराध नहीं किया है, आपका हाथ इनके गाल पर जितना फोर्स लगाया है इनका गाल आपके हाथ पर उतना ही फोर्स लगाया है। इस तरह से फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अपराध नहीं हुआ है। तो कोई कहेगा लेकिन चोट जो लगा, तो बोलेंगे चोट तो चमड़ी के क्वालिटी पर डिपेंड करता है, चोट को फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ चोट लगे तो अलग असर होता है, यहाँ लगे तो अलग असर होता है। मतलब कि एक ही बॉल आके यहाँ टकरा गया, यहाँ टकरा गया, यहाँ टकरा गया, तो इफेक्ट अलग अलग होता है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ इफेक्ट को डिस्कस नहीं करता है कि किसको ज़्यादा चोट लगा, किसको कम चोट लगा। समझ गया ना? मतलब कि
न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो ये बतलाया कि अगर आप अपने हाथ से दूसरे ऑब्जेक्ट के बॉडी पर फोर्स लगाए तो जैसे ही आप फोर्स लगाए सेम उसी टाइम पर उतना ही फोर्स आपके हाथ पर लग गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो आप पर न लगाए। ये कोई मेथड ही नहीं है। जब भी फोर्स होगा, अगर जहां एक्शन होगा सेम टाइम पे रिएक्शन होगा। समझ गए ना? तो ये तो समझ गए आप कि कहीं पे इफेक्ट ज़्यादा हुआ कम हुआ, इफेक्ट से मतलब नहीं है। फोर्स जो है दोनों केस में इक्वल है। तो आइए, ये तो हम लोग काम किए थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए। अब हम लोग काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक टर्म है जिसको बोलते हैं इम्पल्स। पहले इम्पल्स को पढ़ा देते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कहने के लिए आपको हम तीनों लॉ पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में ही पढ़ा दिए थे, आज भी थोड़ा बहुत थर्ड लॉ को एक्सप्लेन किए। और इस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तीनों लॉ बता दिए, लेकिन अगर हम ये कहें कि चलो तीनों लॉ तुम लोग समझ भी गए, तो जाहिर है समझे हो, एकदम पूरा एग्जाम्पल दे दे के बतलाएं। अब तुमसे कोई कहे कि भाई देखो थियरी क्लियर होता है तो न्यूमेरिकल तो अपने आप बनता है, तो सब प्रॉब्लम बन जाना चाहिए तुमको। तो प्रॉब्लम बनाने बैठोगे ना तो 5% भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो पढ़ाया गया वो चैप्टर का हेडिंग था। जब तक उसके सारे इंटरनल कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ठीक है ना? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं श्रेया शुभम सर? एक डाउट है हमको, जल्दी से बोलिए, क्या डाउट है? हाँ जी, एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर एक हेवी बॉल आके टेबल पर टकराया। तो ठीक है, टेबल पर टकराया तो बॉल टेबल पर जितना फोर्स लगाएगा टेबल बॉल पे उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर मान लो बॉल जो फोर्स लगाया उस टेबल के लकड़ी जो लगा हुआ है, ग्लास जो लगा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी है, ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज़्यादा है तो फोर्स तोड़ देगा, नहीं है तो नहीं टूटेगा। इससे क्या लेना देना उसे न्यूटन सर लोगों को कोई दिक्कत। ये बोल रहे हैं सर अगर हाथी हाउस फ्लाई पे 10,000 न्यूटन का फोर्स लगाए और हाउस फ्लाई पे, तब तो हाथी को भी मर जाना चाहिए। अच्छा, मरने के लिए कितना फोर्स की ज़रूरत होता है ये पहले बताइए। मरने के लिए, मरना एक अलग इफेक्ट है, पता नहीं करोड़ों न्यूटन के फोर्स से भी कोई चीज़ ना मरे, है ना? तो वो एक अलग चीज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक ना? हाँ हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा एक अर्जेंट है, थोड़ा सा हम बात करते हैं। हाँ क्या जी? चलिए आइए, चलिए सब समझ गए? चलिए, श्रेया शुभम कह रहे हैं हाथी को कम से कम गिराइए तो आप सही। देखो गिरना उड़ना उसका वो क्या कैसा उसका क्षमता है, इस फोर्स बराबर लगेगा, क्या असर होगा वो हाथी समझे। वो मुझे असर नहीं मालूम है, अब 10,000 न्यूटन के फोर्स लग के हाथी के क्या होगा वो समझे। ठीक ना? वो सब दिमाग मत लगाओ, जो हम लोग पढ़ सकते हैं वही ना पढ़ेंगे। कोई कहेगा अच्छा हम एक बॉल फेंकते हैं, बॉल जाकर के गधा से टकराया, गधा को क्या होगा, क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। हमको इतना ज़रूर मालूम है कि बॉल जितना न्यूटन का फोर्स उस गधा पे लगाएगा, गधा उतना ही न्यूटन का फोर्स बॉल पे लगाएगा। अब असर जो होना है, बॉल को टूट जाना है तो बॉल टूटे, गधा टूटना है गधा टूटे, है ना? चलो इधर आ जाओ। देखो अब हम लोग बात करते हैं इम्पल्स का। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट पे
अगर आप फोर्स लगा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम लोग इंपल्स बोलते हैं, ठीक ना। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल during which force acts on the block, ठीक। चलिए ध्यान से देख, आप एक फोर्स लगाए टी टाइम के लिए, तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इंपल्स बोलते हैं। तो मान लो अभी इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u है, टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी जो है वो v हो गया। पूछा जाए इंपल्स क्या हो, तो इंपल्स हो गया फोर्स इंटू टाइम। फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन इंटू टाइम, और एक्सेलरेशन जो है v माइनस यू बाई टी इंटू टी। देखो तो इम्पल्स कितना आ गया, इम्पल्स हो गया m इंटू वी माइनस एम इंटू यू। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो जी, इम्पल्स किसको बोले, फोर्स इंटू टाइम को। फोर्स इंटू टाइम को ही जब हम लोग आगे बढ़ाए तो ये इक्वेशन आया, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि F इंटू टी जो है किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम का। याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात सिखाए थे कि जब भी चेंज इन मोमेंटम पूछे ना तो mg इंटू टी कर देना। तो देखो वही चेंज इन मोमेंटम F इंटू टी, वहाँ प्रोजेक्टाइल में फोर्स mg लगता था इसलिए mg इंटू टी। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल, तो F इंटू टी के। यही हो गया लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। चलो अब एक बात जानो, आगे हम लोग सीखेंगे कि अगर फोर्स वेरिएबल हो, बदलने वाला अगर फोर्स हो, इफ फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स अगर वेरिएबल हो तो एफ डी टी, ठीक ना, एफ डी टी का इंटीग्रेशन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक ना, तब चेंज इन मोमेंटम इंटीग्रेशन एफ डी टी के इक्वल होगा। यहां तक तो समझ गए। चलिए ये बात भले आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन ये आगे हम यूज में लाएंगे तो वहाँ समझिएगा। जब फोर्स वेरिएबल हो तब ये काम को करना है। चलिए थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें।
इम्पल्स को तो समझ गए। और एक बात और याद रखिएगा, एक टर्म यूज किया जाता है इम्पल्सिव फोर्स। जैसे मान लो बॉल आया, बैट्समैन जो है ना शॉट लगाया, तो बॉल और बैट के बीच बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट का फोर्स लगता है। तो वैसे फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक ना। अचानक जो जर्किंग टाइप का फोर्स होता है ना, उसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक। देखो जी, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर इंटीग्रेशन काहे करते हैं। देखो, जब फोर्स ऑल टाइम अलग अलग हो, बदल रहा हो, तब रूल है ना कि एक छोटा सा टाइम में इम्पल्स निकालो, एफ इंटू डी टी। डी टी मतलब होता है कि एक छोटा टाइम में इम्पल्स, इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसको जोड़ना, मतलब सारे छोटा टाइम वाला इम्पल्स को ऐड कर दो। तो ये बोले ना कि आगे यूज करेंगे तो समझ में आएगा, तो वहाँ इंटीग्रेशन एफ डी टी इजकल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक तो हम लोग सीखे। अब हम लोगों को इसका एप्लीकेशन सीखना है। और एक बात जानिएगा, जितना भी आप कंसेप्ट सीखते हैं वो सारा कंसेप्ट एप्लीकेशन के बिना अधूरा होता है। क्योंकि अगर आपको बहुत बार ये लगता है कि हम बातों को भूल जा रहे हैं, तो भूल जाने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्चुअली दिक्कत है। क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है ना, तो बहुत बात याद नहीं रखना पड़ता है। जैसे एक बात बताना, जैसे तुम साइकिल चलाना सीखे, अच्छा ठीक है, साल 2 साल साइकिल चलाए, और उसके बाद समझो 2 साल तक साइकिल नहीं चलाए या 5 साल तक साइकिल नहीं चलाए, और अब तुमको साइकिल मिलेगा, तो क्या फिर से चलाना सीखोगे? अब तुम तैरना सीख चुके हो, एकदम बढ़िया से तैरते हो, और ऐसा हुआ कि अचानक 2 महीना तक नहीं तैरा और तुमको कोई पानी में फेंक दिया, तो फिर से क्या तुम तैरना सीखोगे? नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो स्किल आ जाता है। तो होता क्या है कि कंसेप्ट बहुत बढ़िया हो जाए तो वो सब बात याद रखने में भी सुविधा हो जाता है ना। साइंस थोड़ा तैरने और साइकिल चलाने से अलग जरूर है, क्योंकि इसमें कुछ बात याद भी करना पड़ता है, केवल स्किल डेवलप करने से नहीं होता है। लेकिन ये भी तय है कि स्किल डेवलप हो गया तो जल्दी भूल नहीं पाते हैं, ठीक ना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, और ये ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस पर जो है इधर फोर्स लगा 2 न्यूटन का। देखो जी, इस पर फोर्स लग रहा वाई डायरेक्शन में, देख लो ध्यान से, कांस्टेंट फोर्स, मतलब फोर्स का ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रहा है। ऐसे भी 2 न्यूटन का के एरो दे दिया, मतलब फोर्स फिक्स है। सोचो ना, थोड़ा इमेजिन करो ना, एक ऑब्जेक्ट को मान लो इधर फेंक दिया गया, अब फोर्स इधर लग रहा है, बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल ये ही फोर्स लग रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इजकल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बतलाओ। थोड़ा सोचो ना, बॉल को फेंक दिए इधर, अब फोर्स इधर लग रहा है। जैसे बॉल को फेंकते हो ना इधर, IMG नीचे लगता था, ऐसे जाता है कि नहीं, तो वैसे ही बॉल को इधर फेंक दिए, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए। पहले ही बतलाएं, फोर्स याद रखना, फोर्स जब भी वेलोसिटी के पैरेलल ना हो और फोर्स अगर कांस्टेंट हो, तो
तो पाथ पैराबोलिक होता है, ठीक ना। क्या, अगर कांस्टेंट फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल ना हो, हाँ अगर यही फोर्स इधर लगता तब ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, या फोर्स पीछे लगता तो भले स्लो होता लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाता है। लेकिन अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल ना हो और कांस्टेंट फोर्स हो तो पाथ पैराबोलिक होता है। तो मान लो 2 सेकंड के बाद बॉल यहां पहुंचा, पूछा जा रहा वेलोसिटी क्या होगा। देखो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना। बोलेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, फोर्स इनटू टाइम इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और क्या, फोर्स कितना लग रहा है जी, तो चलो फोर्स है 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन है किधर है, जे में, तो 2 न्यूटन है और वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो जे हो गया। टाइम 2 सेकेंड, मास कितना 1 kg, 1 इंटू वी, 1 इंटू यू, यू है 10 मीटर पर सेकेंड आई में, तो v इक्वल टू, इसको इधर लाओ 10i प्लस 4j। क्या गड़बड़ हो गया क्या, 10i प्लस 4j। अब पूछा जाए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस 16। बस बन गया, अब इसको सॉल्व कर लो। अब जो है पूछा जाए वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू, याद करो x एक्सिस से एंगल देखना चाह रहे तो y कंपोनेंट बाई x कम 2/5, थीटा क्या हो गया जी, tan इनवर्स 2/5, है कि नहीं, आसानी से बन गया। चलिए यहाँ तक तो सीख गए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं और देखते हैं आप लोग कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, या चलो 2 kg कर दे, इधर क्या पूछ रहे हैं जी, सिंपल आई है, इसको कैप पढ़ते हैं, ऐसे लिखा रहता ना, इसको एरो ना पढ़ के कैप पढ़ा जाता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो। देखो जी एक ऑब्जेक्ट है जो अभी रुका हुआ है, मास इसका 2 kg है, फोर्स 10 न्यूटन है, और एक और फोर्स इधर लग रहा है, वो फोर्स 20 न्यूटन का है, दो फोर्स लग रहा है इस पर। कह रहा क्वेश्चन में फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा। देखो पहले तो एक बात समझ लो, ये शुरू में रुका हुआ इनिशियली रेस्ट में, एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दोनों कांस्टेंट फोर्स है, जाहिर है इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा। तो एक बात जानो, अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ हो शुरू में और उस पर कांस्टेंट फोर्स लगने लगे, ध्यान से सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ, जैसे देखो ये पेन रुका हो और छोड़ दिए, कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा है, तो बोलो तो इसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं। वैसे ही अगर कांस्टेंट फोर्स लगे तो बोलेंगे कांस्टेंट कैसे, तो इधर 10 न्यूटन इधर 20 न्यूटन, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया ही ना कांस्टेंट फोर्स, तो बोलेंगे इसका पाथ कैसा होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। तो पाथ तो इसका स्ट्रेट लाइन होगा, अगर इनिशियली रुका हुआ है तब,
अगर यही इसमें वेलोसिटी होता कुछ, तब डिपेंड करता कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो वेलोसिटी के पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल होगा तब स्ट्रेट लाइन, पैरेलल नहीं होगा तो पैराबोलिक पाथ हो। तो ठीक है, तो कैसे बनाए इस क्वेश्चन को, चलिए आप लोग जल्दी से बनाइए। तो जल्दी से आंसर बताएं। चलिए, अस्मित बोल रहे हैं 25√5। देखो जी, फिर हम लोग वही बात बोलेंगे, इम्पल्स। तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, जानते हो ना, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से फोर्स इनटू टाइम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और यहाँ फोर्स तो दो ठो लग रहा है, F1 और F2, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है F1 प्लस F2 इंटू टी, m इंटू वी माइनस m इंटू यू। F1 कितना है जी, तो 10 न्यूटन I में, F2 है 20 न्यूटन J में, टाइम कितना, तो 5 सेकेंड, मास कितना 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। देखो तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 50I प्लस 100J 2V। भी कितना हो गया जी, 2 से डिवाइड कर दो, 25I प्लस 50J। देख भी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 25 स्क्वायर। अगर पूछा जाए डायरेक्शन क्या होगा, तो tan थीटा निकाले 50/25 यानी 2, थीटा हो गया tan इनवर्स 2, यानी इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा और tan इनवर्स 2 एंगल पर ये मूव करेगा, है ना। चलो v पूछा जा रहा था, v निकल गया। यहाँ से जो भी मैग्नीट्यूड आए अपना सॉल्व कर ले। बोलिए, इसको समझने में कोई दिक्कत है, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं 25√5, तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। चलिए, सब लोग समझ रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आपको एक्सप्लेन कर रहे हो ना, लास्ट में पहुंचने वाले हों, तो आप लोग खुद ही लिख दीजिएगा कि समझ गए, नहीं समझे, या कहाँ दिक्कत है, ठीक ना। तो जल्दी से हम देख भी लेंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए फोर्स F इक्वल टू 2T + 4 न्यूटन acts on an object along x direction। ठीक, एक ऑब्जेक्ट पर इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा x डायरेक्शन, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, या चलो एट t = 0 बोल दे रहे हैं स्टार्ट में,
at t is equal to 0, block is in rest. Find velocity of block at t is equal to 2 seconds if mass of the block is 2 kg। ठीक है, चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है या ब्लॉक है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट बोल दिए हैं तो ऑब्जेक्ट ही सब जगह लिख दे रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। चलो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स वेरिएबल है, टाइम बदलेगा फोर्स बदलते जाए। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में, तो 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा अगर स्टार्ट में तो 0 दिया, मास दे दिया 2 kg, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा। तो कैसे इसको बनाया जाए? तो बोलेंगे कि देखो जी, इम्पल्स f इंटू टी, यहाँ f तो बदलने वाला है, तो एक काम करो ना, पहले इम्पल्स निकाल लो। तो इम्पल्स कैसे निकालें? बोले है ना, इंटीग्रेशन एफ डी टी, जब भी फोर्स वेरिएबल हो। ठीक है, अच्छा एक बात बतलाओ, कोई पूछे कि इम्पल्स वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, तो जाहिर है वेक्टर होता है। कोई पूछे इम्पल्स का डायरेक्शन किधर होता है, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है। फोर्स इंटू टाइम, टाइम का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इम्पल्स। फोर्स कितना है? 2t + 4 है ना, 2t + 4 dt। और टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? तो 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड। अब मान लो हम t लिखते हैं, बाद में 2 सेकंड t के जगह पुट करते हैं। पहले हम इम्पल्स निकाल रहे हैं, ठीक ना। इम्पल्स का कोई पूछे डायरेक्शन किधर है, तो जाहिर है जिधर फोर्स का डायरेक्शन है। अब फोर्स का डायरेक्शन आई में है, तो इम्पल्स का भी डायरेक्शन आई में। ठीक, सॉल्व कर लिया जाए। चलो जी, डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। 2 t पर पावर 1 है ना, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? t² / 2 + 4 dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t। तो सोचो तो इम्पल्स कितना आया? 2 2 कैंसिल, t² + 4t, 0 से 2। या ऐसे भी 0 से t लिखा हुआ था ना, तो देखो ना 2 2 कैंसिल, एक बार t के जगह t लिखे तो t² + 4t। अब माइनस करके लोअर लिमिट रखा जाता है, याद करो, तो t के जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 + 0। बोलो तो जल्दी से, इम्पल्स कितना आ गया? t² + 4t आ गया ना इम्पल्स। अब कब इम्पल्स पूछ रहा है? तो 2 सेकंड पे, तो पुट t = 2 सेकंड। अब बोलो इम्पल्स कितना? तो 2² 4 × 2, जल्दी बोलो जी, 12 न्यूटन सेकंड। इम्पल्स तो निकल गया। अब आगे क्या करें? तो ये जानते हो ना, इम्पल्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स है 12 और किधर है? आई में। मास कितना? तो 2 kg, 2 × v, 2 × u, u तो 0 है। देखो तो वेलोसिटी कितना आ गया? 6i। मतलब कि
वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। यानी पहले हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट करके इम्पल्स निकाल लिए, और आप जानते हैं इम्पल्स इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलिए, आप लोग समझ गए, बोल दीजिए, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं। चलिए, आरती बोल रही है नो प्रॉब्लम सर। सुधांशु, सौरभ, है ना, इमोर्टल गेमर, सर्वेश, सुस्मित। चलिए, आपको आप बोल रहे हैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझ में नहीं आया। देखिए, एक काम कीजिएगा, जहाँ जिस क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ाए ना, बेसिक मैथ वाला जो टॉपिक होगा ना, उसमें इंटीग्रेशन पढ़ाया गया, तो आप क्या कीजिएगा कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का 3 क्लास लिया गया था। 2 डिफ्रेंशिएशन होगा, 1 इंटीग्रेशन हो, या अगर 2 इंटीग्रेशन होगा तो भी देख लीजिएगा। मतलब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़िएगा। अभी हम आपको केवल इतना बतला दे रहे हैं कि जैसे t पर पावर 1 है तो इंटीग्रेशन का रूल होता है जितना पावर है उसमें 1 ऐड करो, उतना से डिवाइड करो। 4dt, dt का इंटीग्रेशन t होता है। तो ये आप समझिए कि हमको थोड़ा सीखना पड़ेगा वहाँ से, और उसके बाद जो है दिक्कत नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा रिवाइज आप कर लीजिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पे तो इंटीग्रेशन नहीं सिखा पाएंगे। अब देखिए जी, हम लोग अब जो है एक और क्वेश्चन इस पर बेस देखते हैं। याद करो तो थोड़ा सा काइनेमैटिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो याद होगा, हम एक ऐसा इक्वेशन लिखते थे, इंटीग्रेशन v dt से डिस्प्लेसमेंट निकलता है, यानी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया रहे और सिखाते थे एरिया निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। एक्सलेशन टाइम का ग्राफ दिया रहे तो एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा, तो वहाँ सिखाते थे चेंज इन वेलोसिटी। सब पहले पढ़े हुए हो, लेकिन खैर मान लो जो लोग नहीं पढ़े तो देखो यहाँ पर जानना, अभी पढ़ा ना, इम्पल्स होता है इंटीग्रेशन f dt। तो इसको याद रखना है कि अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहे तो एरिया निकालोगे, एरिया इंक्लोज्ड ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ। देखो, जैसे एक क्वेश्चन में कहा गया, इधर फोर्स को दिखाया गया है और इधर टाइम को। सपोज करो इस तरह से एक ग्राफ बना हुआ, यहां लिखा हुआ है 5, 10, 15। देखो जी, फोर्स जो है वो न्यूटन में है, टाइम सेकेंड में, ठीक। फोर्स और टाइम का ग्राफ बना दिया और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बतलाओ 10 सेकंड में इम्पल्स कितना हुआ, 15 सेकंड में इम्पल्स कितना हुआ, ठीक ना। फाइंड इम्पल्स, फर्स्ट पॉइंट में ड्यूरिंग 10 सेकंड, ड्यूरिंग 15 सेकंड, है ना। इम्पल्स निकालना है, तो कैसे निकालें। देखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 10 सेकंड में इम्पल्स निकालना है तो क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो 10 सेकंड पर, और ये दोनों पार्ट का एरिया, ट्रायंगल प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो। तो सोचो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस हो गया 5, हाइट हो गया 20।
फिर रेक्टेंगल का एरिया, तो यहाँ से यहाँ 5 और ये 20, 5 इंटू 20, यानी देखो तो कितना आ गया जी, तो 150 न्यूटन सेकेंड, यही ना आ गया। अब देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इम्पल्स पूछ रहा है 15 सेकंड में, तब ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल तीनों का एरिया, सॉरी ये रेक्टेंगल और दो ठो ट्रायंगल, तो हाफ 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 20 प्लस हाफ 5 इंटू 20, तो देखो तो सॉल्व करो तो ये 50 50 100 प्लस 200 न्यूटन सेकेंड है ना। एकदम आसान है कि नहीं। यानी ग्राफ अगर दे तो एरिया आप निकाल देंगे तो उससे इम्पल्स निकल जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब मिटाते हैं इसको, ठीक ना। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें आप लोग। तो चलिए ये जो हम लोग काम किए वो इम्पल्स से रिलेटेड काम किया, क्योंकि आपका जो बुक सब में क्वेश्चन रहता है उसमें इम्पल्स पर बेस्ड बहुत वर्क किया हुआ रहता नहीं है, इसलिए हर टाइप का आपको कंसेप्ट सिखा दिए जिससे कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कोई और डायरेक्शन में, फोर्स कोई और डायरेक्शन में, या फोर्स वेरिएबल हो जाए और वेलोसिटी वगैरह पूछे, तो आपके पास बेहतर मेथड है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है ना। अब आइए हम लोगों को आगे जो सीखना है, देखिए पूरे फिजिक्स में जो फोर्स है, पूरे यूनिवर्स में जो फोर्स है वो मेनली 3 तरह का होता है। एक हो गया न्यूक्लियर, ठीक ना, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक ना, और तीसरा हो गया ग्रेविटेशनल। मेन जो है ना, यही 3 टाइप का फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वीक और स्ट्रॉन्ग 2 पार्ट में जनरली डिवाइड किया जाता है। ये न्यूक्लियाई टॉपिक में ही सब सीखना। देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, ये फोर्स 3 तरह का होता है। एक हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, दूसरा बोलते हैं मैग्नेटिक, और तीसरा बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक। अब जो है ये सब आप पढ़ेंगे, जैसे कि F = Q × E 12th में जब पढ़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैट में ये सब इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक ना। मैग्नेटिक फोर्स जो है परमानेंट मैग्नेट या कोई चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किए Q/V फोर्स लगता है, तो वो सब पर जो है ना हम ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहे। इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड कांटेक्ट फोर्स। हम लोगों को मैकेनिक्स में मेनली किसको पढ़ना है? कांटेक्ट फोर्स को। देखो ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो 3 तरह का होता है। हम लोग बोलते हैं एक पॉइंट कांटेक्ट, दूसरा बोलते हैं पाइवोट कांटेक्ट, और तीसरा बोलते हैं सरफेस कांटेक्ट, ठीक ना। जैसे धागा में बांध करके कोई चीज को लटकाते हैं, तो वो धागा किसी पॉइंट पर फोर्स लगाता है
तो वो सब पॉइंट कांटेक्ट हुआ। या स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग किसी पॉइंट को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, तो वैसे फोर्स को हम लोग पॉइंट कांटेक्ट बोलते हैं। यानी इसमें हम लोग दो तरह का फोर्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, और एक पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग। एक धागा के कारण जो फोर्स लगा और दूसरा स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगा, है ना, स्प्रिंग फोर्स। और यही जो फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग है ना, इसी को टेंशन बोला जाता है। आगे ये सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो ये जो सरफेस कांटेक्ट है, ये सरफेस, अच्छा हाँ, पाइवोट कांटेक्ट जो है, देखो जैसे कोई नुकीला चीज है ना, पॉइंटेड एंड का चाकू है, भाला है, उससे कोई चीज पर ऐसे फोर्स लगाया जाता है तो उसको पाइवोट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। सरफेस कांटेक्ट, जैसे देखो मेरा हाथ ये हाथ पर आ गया, चाहे मेरा हाथ इस बोर्ड पर आ गया, बोर्ड पे हम हाथ को रगड़ रहे हैं, तो बोर्ड के कारण बोर्ड का सरफेस मेरे हाथ का सरफेस कांटेक्ट में, तो जो फ्रिक्शन टाइप का फोर्स लगा वो सब फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। यानी सरफेस कांटेक्ट जो है मेनली दो तरह का होता है। एक हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द कॉमन कांटेक्ट, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा हो गया पैरेलल टू द कॉमन कांटेक्ट, जिसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। देखो ये जो फ्रिक्शन है ना, आगे पढ़ोगे, ये दो तरह का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। मेनली तो खैर यही स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही होता है। और इसको पढ़ोगे कि ये मेनली तीन तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो ये तो टाइप्स ऑफ फोर्स है, ये पूरे फिजिक्स का समझो एक तरह से फोर्स है। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरीका यही है कि ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर फोर्स को छोड़ करके दुनिया में जो भी फोर्स है वो कौन फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब याद तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई एग्जाम्पल दे देता है और बोलता है बतलाओ ये कौन सा फोर्स का एग्जाम्पल है, उसी में से एक बोल देगा। तो खैर न्यूक्लियर और ग्रेविटेशनल नहीं है, तो अगर सिंगल याद रखना है तो कौन फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये जो है पूरा लिस्ट अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, न्यूक्लियाई एक टॉपिक है, ये इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे, है ना। ये हम लोग 12th के सिलेबस में ये सब जानेंगे। हाँ, अभी क्या पढ़ेंगे? तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे पॉइंट कांटेक्ट, और हम लोग पढ़ेंगे सरफेस कांटेक्ट, और अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे फ्रिक्शन को। ठीक ना, ये फ्रिक्शन मतलब सरफेस कांटेक्ट में अभी हम लोग केवल ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे,
ये वाला पोर्शन अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी ये और ये 3 फोर्स का भी मुझे ज़रूरत है। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ जी, फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के कांटेक्ट के कारण फोर्स लगता है, ठीक ना। एक पूछ रहे हैं पॉइंट और पाइवोट में क्या फ़र्क है। देखो, पाइवोट जो होता है ना, वो किसी भी एंगल पर जनरली ऐसे भी एक्ट करेगा, ऐसे भी एक्ट करेगा, ऐसे भी एक्ट करेगा, है ना। मतलब नुकीला चीज़ से कोई चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो हो गया कौन कांटेक्ट, तो पाइवोट कांटेक्ट। और जहाँ तक सवाल है स्प्रिंग का, स्ट्रिंग का, तो ये जो है ना जनरली कोई पॉइंट को या तो पुल करता है नहीं तो पुश करता है उसके सरफेस के परपेंडिकुलरली, जनरली यही रहता है, समझा ना। बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। बस पाइवोट माने यही समझना कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकता। चलो, यहाँ तक तो समझ गए, और इसको तो याद करना है ना, आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब जो है आगे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक ना। नॉर्मल रिएक्शन देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट जो बार बार ये पूछते हैं कि सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा, और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं सर कि कुछ टीचर तो ऑफलाइन स्टार्ट कर दिए हैं सर, आप काहे नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले एक टीचर पढ़ा रहे थे अपने क्लास में, और उनके पास जो है पुलिस पहुंची और 9,500 रुपीज़ फाइन की, समझ गए। तो चलो, वो तो पैसा ही ली, आगे से फिर दिक्कत होगा तो फिर कहीं मान लो साथ में लेके भी जाए कि चलो भाई थोड़ा पर्यटन भी कर लीजिए आप, कि कोरोना पर आप ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखें नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है जी? नॉर्मल माने 90 डिग्री भी होता है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, मेरे हाथ पर ये पेन है, ठीक है, हाथ पर ये पेन नीचे नहीं न जा रहा है, पेन रुका हुआ है। नीचे एमजी लग रहा है ना, अरे एमजी लग रहा फिर भी रुका हुआ। लेकिन हाथ हटा लो तो आया, पेन को रखो तो गिर जाता है कि नहीं। तो ध्यान से देखना, हाथ पे हम पेन को रखे, अब पेन रुका हुआ है, तो पेन पर नीचे एमजी लग रहा है फिर भी रुका हुआ। इसका मतलब हुआ जरूर कोई फोर्स ऊपर लग रहा है इसको, जो नीचे नहीं जाने दे रहा है। अब तुम समझना एक बात को, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। अब जो आदमी फिजिक्स नहीं समझता उससे कहोगे कि देखो तो पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है और रुका हुआ है, बोलो तो क्यों रुका हुआ है। तो जिसको फिजिक्स नहीं आता वो क्या कहेगा, अब आपका हाथ है तो कैसे कहाँ जाएगा, हाथ में रखे हुए हैं तो जाएगा कहाँ, हाथ हटा के तो देखिए। नहीं, फिजिक्स ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता है। फिजिक्स क्या कहेगा कि इस पर नेट फोर्स 0 है, इसलिए नहीं, ना नीचे जा रहा, ना ऊपर जा रहा, ना राइट में जा रहा, ना लेफ्ट में जा रहा, यानी नेट फोर्स 0 है। तो नीचे तो एमजी लग रहा है ना, तो बोलेंगे हाँ लग रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हाथ पर जब रखते हो तो हाथ जरूर इस पर कोई फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, जो इसको नीचे जाने से रोके हुए। अब थोड़ा समझना, जैसे दीवार है,
देखो भाई हम दीवार के हेल्प से ऐसे खड़ा, तो भाई अब तुमसे कोई पूछेगा कि ये जो दीवार है बोलो हम पर कोई फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो तुम कहे कहाँ दीवार फोर्स लगा रहा है। दीवार अगर फोर्स लगाता तो आप दीवार के बगल में बैठते, दीवार ढकेल देता, आप तो गिर ही जाते। बिल्कुल नहीं है। देखो हम दीवार के कांटेक्ट में, एक मिनट के लिए सोचो ना, अगर कोई दीवार हटा दिया तो क्या मेरा हालत ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। यानी समझ लेना, जैसे पेन है, पेन दीवार के कांटेक्ट में है, रुका हुआ है, अगर ये दीवार हटा ले तो पेन नीचे गिर जाएगा कि नहीं? या हाँ, अगर ऐसा करो कि इस दीवार को हटा करके यहाँ एक फोर्स लगा दो, तो बोलो पेन रुका रह जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस दीवार के कांटेक्ट में गए तो दीवार हम पे कुछ फोर्स लगाया, तब ना हम ऐसे बैलेंस्ड है। अगर फोर्स नहीं लगाता तब हम इस पोजीशन में रुकने वाले नहीं थे, ठीक ना। जैसे हम पेन के जगह समझो कि मैं हूँ और ऐसे है, जैसे ही हम हाथ हटाएंगे पेन गिर जाएगा। लेकिन अगर हम हाथ हटा के यहाँ फोर्स लगा दें तो पेन क्या होगा? रुका रहेगा। यानी कि ये दीवार हम पर फोर्स लगा के हमको रोके हुए है ना। तो देखो ये सब जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका मतलब समझना। चलो हम इस जमीन पे खड़ा हैं, हम पर नीचे लग रहा है, फिर भी हम रुके हुए हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। मतलब ये कि हम पर लगने वाला नेट फोर्स 0। अगर नीचे mg लग रहा है तो जमीन जरूर कोई फोर्स मेरे पैर पे ऊपर लगा रहा है जो mg को बैलेंस है ना, मेरे वेट को बैलेंस किया। अब देखो साधारण आदमी कहेगा जमीन पे खड़ा है तो जाइएगा कहाँ? ऐसा थोड़े है, पानी पे खड़ा हो जाओगे तो कहोगे कि जाइएगा कहाँ? ऐसा नहीं ना है। मतलब जमीन मेरे पैर पे इतना फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है जो मेरे mg को बैलेंस कर दे रहा है, तब ना हम नीचे नहीं जा पा रहे हैं। देखो एक बात जानना, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स एग्जर्ट करता है। यानी कि अगर इस टेबल पर हम ब्लॉक को रख दिए, ठीक ना, इस टेबल पर हम ब्लॉक को रख दिए तो अगर कोई पूछे कि इस ब्लॉक पर टेबल के द्वारा कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा भी कि नहीं, तो बोलेंगे देखो mg के कारण ब्लॉक तो नीचे जाना चाहेगा, लेकिन ब्लॉक अगर इसी पोजीशन में रुका हुआ, इसका मतलब टेबल जरूर इस पर फोर्स लगा रहा। और याद रखना ये ऐसा फोर्स है जो हमेशा कॉमन कांटेक्ट के, देखो यही कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता, ठीक ना। यानी हम जमीन पे खड़ा हैं तो मेरा पैर और जमीन का जो कॉमन कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर में एक फोर्स लग रहा है। mg लग रहा है ब्लॉक पर, वो तो अलग बात है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? टेबल। तो सोचो जब टेबल ब्लॉक पर n फोर्स लगाया ऊपर की ओर, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि ब्लॉक भी इस टेबल पर उतना ही फोर्स लगाएगा नीचे की, ठीक ना। देखो जी बढ़िया से सीखना। जैसे हम इस स्टेज पर खड़ा हैं, जमीन पे खड़ा हैं, कोई पूछे कि बतलाओ मेरे द्वारा इस जमीन पर कितना फोर्स लग रहा है, तो अक्सर लोग बोल देता है mg लग रहा है, और क्या, मेरा जो वेट है वो लग रहा है। बिल्कुल गलत जवाब है। बोलेंगे कि भाई देखो जमीन हम पर जितना ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, अगर वो फोर्स को हम n बोल रहे हैं तो हम भी n ही फोर्स उस पर नीचे की ओर लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि n का वैल्यू मेरे वेट के इक्वल हो जाए तो वो अलग बात है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर केसेज में वो इक्वल हो ही। ध्यान से सुनो, अभी हर बात तो
बहुत जैसे प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो बहुत सारा चीज़ वहाँ भी क्लियर होगा। लेकिन पहले एक चीज़ जानना, कोई तुमसे पूछे ना बतलाओ ये जो ब्लॉक है इस टेबल पर कितना फोर्स लगाया, तो ये नहीं बोल देंगे ब्लॉक का वेट लग गया, बोलेंगे जितना ब्लॉक पर नॉर्मल लगा वही नॉर्मल किस पर लगा, टेबल पर। कोई कहेगा ब्लॉक रुका हुआ है ना, तो बोले हाँ, तो नॉर्मल तो इसके वेट के इक्वल हुआ ना, तो बोलेंगे हाँ। तो कहेगा वही ना वेट इस पर लगा, तो सीधे सीधे काहे नहीं बोल देते हैं कि ब्लॉक का वेट टेबल पर लगेगा। तो हर बार इतना सीधा सब कुछ नहीं ना होता है, अभी बच्चा है तो इसलिए आगे का एग्जाम्पल आएगा तो समझेंगे। लेकिन हाँ, आदत सही डालना है। कोई पूछेगा हम स्टेज पर खड़ा है, मेरे द्वारा स्टेज पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। हम अपना एमजी उमजी नहीं बोल रहे, एमजी तो हम पे लग रहा है, हम उस पर कौन लगा रहे हैं, नॉर्मल, क्योंकि वो हम पर नॉर्मल लगा रहा है। वो हम पर जो फोर्स लगाएगा वही हम रिएक्शन में लगाएंगे। ठीक है, तो देखो जी, बोलेंगे कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स एग्जर्ट करता है, और वो फोर्स जो है हमेशा कॉमन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है, और ये फोर्स पुशिंग कैरेक्टर का होता है, ढकेलने वाला। समझो टेबल ब्लॉक को ऊपर ढकेल रहा और ब्लॉक टेबल को नीचे ढकेलना चाह रहा। तो पहले तो यहां लिखते हैं, बोलेंगे क्या, when two bodies come in contact to each other, then they exert some force on each other. This force is always परपेंडिकुलर, देखो ऐसे सिंबल दे रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर पढ़ना, परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉन्टैक्ट। इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। देखो जी, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो पुशिंग कैरेक्टर का फोर्स है, वो भी मेंशन कर दे रहे हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट पर इक्वल लगता है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट। बोलेंगे क्या, इट हैज पुशिंग कैरेक्टर। It acts on both bodies equal in magnitude and opposite in direction। ठीक है, जब भी लगता है दोनों ऑब्जेक्ट पर लगता है मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। जैसे देखो ये इंक्लाइंड प्लेन, देख लो ध्यान से, इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक को रख दिया, ठीक ना, इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को रख दिया। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ध्यान से देख, इस ब्लॉक पर फोर्स इधर लगाया,
बढ़िया से देखना भाई। देखो ये इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल लगाएगा वो जाहिर है 90 डिग्री के एंगल पे नॉर्मल लगना है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक पर नॉर्मल इधर लगाया तो ये ब्लॉक भी इस इंक्लाइंड प्लेन पर उतना ही नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। लेकिन यहाँ कोई कह देगा क्या नॉर्मल mg के इक्वल होगा? तो नहीं होगा। कितने के इक्वल होगा ये सब सीखेंगे, लेकिन ये नहीं कि नॉर्मल माने mg हो जाता, वो सब अलग अलग बात है। ठीक ना? बस इतना जानना, अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो दोनों एक दूसरे को धकेल रहा होता है और एक दूसरे पे जो फोर्स लगाता है वो कॉमन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है। दोनों ऑब्जेक्ट पर मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है, और इसी फोर्स का नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। अब हम लोगों को आगे जो सीखना है वो है स्प्रिंग फोर्स के बारे में, और हम लोगों को स्ट्रिंग फोर्स यानी टेंशन के बारे में आगे पढ़ना है। तो अब चलिए, ये क्या कुछ बोल रहे हैं जी? सर जब हम पानी में जाते हैं तो हम पे कुछ फोर्स लगता है, तब न्यूटन्स थर्ड लॉ से पानी को भी हम पे उतना ही फोर्स लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है, हमें बैलेंस करना चाहिए। ठीक ना? वैसे तो पूरा हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे, लेकिन फिर भी चलिए, आप पानी पर हैं तो आप पानी को क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। पानी आप पर फोर्स लगा रहा है, उतना ही है ना। अगर आप पर जो पानी फोर्स लगा रहा है, बाद में वही पढ़ेंगे बायंसी फोर्स या वगैरह वगैरह, जो भी हो सके मोशन में हो तो वाटर रेजिस्टेंस फोर्स भी हो जाएगा। लेकिन खैर, अब जो भी पानी अगर फोर्स लगा रहा है ऊपर, अगर वो आपके वेट के इक्वल है तो आप बैलेंस रहेंगे। ठीक ना? तो खैर, जो चर्चा करें वो ध्यान से सुने। और अगर मान लीजिए कभी कन्फ्यूजन हो ना, तो आप ऑफिस में भी आ सकते हैं, आके भी कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि लिख के उतना बात आप बोल नहीं पाते हैं, और आप जब बहुत बार बोल रहे होते हैं तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, है ना। चलिए, तो अब बता रहे थे जो बात हम लोगों को आगे इसमें जो सीखना है वो है स्प्रिंग फोर्स और स्ट्रिंग फोर्स यानी टेंशन से रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक ना? इस चैप्टर में समझ लेना, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन टेंशन का है, लेकिन वो टेंशन इतना आसान है ना कि उसको लेके कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम आसानी से सब चीज़ समझ में आएगा। आज ही जो पढ़ा है कुछ भी इसमें दिक्कत है क्या? सब बात समझ में आया कि नहीं? तो एकदम समझ में आएगा, एकदम स्मूथली आगे बढ़ोगे। देखो, कंसेप्ट जब क्लियर होता है ना तो बात भी याद रहता है ना। लेकिन प्रैक्टिस तो मायने रखता ही है। जानते हो कि बहुत से ऐसे भी दुनिया में लोग हुए जो बहुत नॉलेजेबल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस से नॉलेज को हासिल कर लिया। दिन रात जो है ना वर्क करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो असिस्टेंट से वो ग्रेट बन गए। जैसे माइकल फैराडे को ही जानोगे, तो लैब असिस्टेंट थे, वो एक सिंपल पर्सन थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा चूँकि लैब में व्यस्त हुए और अपने माइंड को इतना ज़्यादा जो है उसमें इन्वॉल्व किए, वर्क किए, प्रैक्टिस करते करते, जिनका वो असिस्टेंट थे उनका तो कोई नाम नहीं जानता है, लेकिन माइकल फैराडे को कोई कभी भूल सकता है क्या? तो चलो ठीक है, तो प्रैक्टिस तो हमेशा करते रहना, रिवाइज करते रहना है। अगले संडे को याद रखना, जो टेस्ट होगा ना वो मेजर टेस्ट होगा, मतलब कि 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और पूरे काइनेमैटिक्स के पहले यानी न्यूटन्स लॉ के पहले जो भी टॉपिक पढ़े हुए सबका होगा। तो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं, क्योंकि आगे जो टॉपिक बताना है वो उसमें दिक्कत हो जाएगा कि बीच में स्टार्ट करके छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो अगले क्लास में, ठीक ना? थैंक यू, धन्यवाद।